गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में मनुष्य में मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन मैन बताया जाएगा। आनुवंशिक विकार दो प्रकार के होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार मेंडल के आनुवंशिक नियम में रूपांतरण या उत्परिवर्तन के कारण मुख्य रूप से कुछ ऐसे रोग हैं जो हो जाते हैं जिसमें रंजाक्षीणता, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल थायोकार्बामाइड, हर्शियाकार भ्रांत, थैलेसीमिया और फेनाइलकीटोनुरिया। ये इस प्रकार से ये सभी रोग मेंडेलियन विकार के कारण हो जाते हैं, या तो रूपांतरण, एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन के कारण ऐसे विकार हो जाते हैं, जो कि मेंडल की प्रभावी अप्रभावी नियम के आधार पर ये वंशागत होते हैं और इनकी वाहक मादाएं या एक्स सहलग्न रोगी होते हैं। जैसे पहला रंजाक्षीणता। रंजाक्षीणता में हमारे शरीर में मेलेनिन पदार्थ सभी स्तनधारियों में या मानव की त्वचा, बाल, आंखों, पुतली आदि का रंग जो है मेलेनिन नामक पदार्थ के कारण होता है। तो मेलेनिन पदार्थ की अनुपस्थिति के कारण जब यह पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो पुतलियों का त्वचा का रंग सफेद, पुतलियों का रंग हल्का गुलाबी और बाल सफेद। इस तरह से इसमें क्या होता है कि मेलेनिन रंगा पदार्थ के संश्लेषण में टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है और इस टायरोसिनेज एंजाइम जो है प्रबल जीन के प्रभाव से बनता है। अतः इसकी कमी के कारण, मेलेनिन नामक पदार्थ की कमी के कारण ये रंजाक्षीणता हो जाता है। ये प्रबल, इसको हम ए प्रबल को ए और अप्रबल रंजाक्षीण जीन को स्मॉल ए से, कैपिटल ए और स्मॉल ए से इसको प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से इसकी वंशागति होगी। तो वंशागति ए और ए, यहाँ ए और स्मॉल, तो ये जो है ओवम है, ओवा और ये स्पर्म, तो ए और ए, कैपिटल ए और स्मॉल। इसी तरह से कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो इस प्रकार से इसकी वंशागति को हम दर्शा सकते हैं रंजाक्षीणता। ठीक, तो ये है ओवम और ये स्पर्म। तो इस तरह से इसको रंजाक्षीणता को हम आसानी से इसको दिखा सकते हैं। अब दूसरा आता है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया में क्या है, इसकी खोज गैर वैज्ञानिक ने की। इसमें क्या है कि हमारे शरीर में फेनिलएलनिन और दूसरा अमीनो अम्ल जो है टायरोसिन, फेनिलएलनिन और टायरोसिन एंजाइम से हीमोजेनेटिक अम्ल बनता है और इसका उपापचय पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। इन अमीनो अम्लों का, फेनिलएलनिन और टायरोसिन का पूरी मात्रा में टायरोसिन और फिनाइल
एलेनिन का से क्या बनता है, हीमोजेस्टिन। अम्ल, और इस अम्ल से का उपापचय पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो ये हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और धीरे धीरे ये यूरिन से बाहर निकलने। और रोगी की पहचान क्या है, रोगी जैसे मूत्र विसर्जन करता है और उसका मूत्र हवा के संपर्क में आकर के काला हो जाता है और इस तरह से, और ये जो है ये पदार्थ रोगी के जोड़ों में जमा होने लगते हैं जिसके कारण गठिया रोग हो जाता है। तो ये जो है इस तरह से एल्केप्टोनीमिया रोग की पहचान है कि इनका यूरिन या मूत्र वायु के संपर्क में आने से तुरंत क्या होता है, काला हो जाता है, जिससे इसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। तो इस तरह से एल्केप्टोनीमिया। अब आता है फेनाइल कार्बामाइड, या ये एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में काफी तीखा होता है, मतलब कड़वा स्वाद होता है, लेकिन इसकी 30% लोग ऐसे हैं जो इस तीखे स्वाद का ज्ञान नहीं कर पाते, फेनाइल कार्बामाइड के स्वाद का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। तो ये नाइट्रोजन, कार्बन और गंधक का यौगिक होता है, जिसे इसका तीखा जो 30% लोग इसका स्वाद ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और ये इस क्षमता का विकास प्रबल जीन कैपिटल टी और अपावर जीन स्मॉल टी से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस तरह से इसकी वंशागत को जैसे अभी दिखाया गया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हुआ, और उसी तरह से स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरह से 50 जो है ये रोगी, इस तरह से इसकी वंशागत को हम दर्शा सकते हैं। और ऐसे लोग फेनाइल कार्बामाइड के स्वाद का ज्ञान नहीं हो पाता है और इनमें इस तरह की विकृतियां होती है जो मेंडेलियन विकृति कहलाती है। अब अगला आता है हशियाकार रुग्णाणु। हशियाकार रुग्णाणु या स्किल सेल एनीमिया जिसको कहते हैं, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, देखिए ऑक्सीजन की कमी के कारण जो रुधिराणुओं का की संरचना है या लाल रुधिर कणिकाओं की संरचना है वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ कर टेढ़ी संरचना हो जाती है, हशियाकार उसका आकार हो जाता है। इस तरह से ये बन जाता है, इस तरह से रुधिराणु हो जाते हैं जिससे ये रोग हो जाता है और रोगी एनीमिक हो जाता है। देखिए अधिकांश लाल रुधिर कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन में अल्फा और बीटा दो प्रकार की ऐसी प्रोटीन्स होती हैं या इनकी श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें ग्लूटामिन हीमोग्लोबिन में, अल्फा हीमोग्लोबिन में के समान इसमें बीटा हीमोग्लोबिन, अल्फा हीमोग्लोबिन और बीटा हीमोग्लोबिन। तो इसमें दो अल्फा में और इसी तरह से दो बीटा में। अब इनकी अलग अलग श्रृंखलाएं होती हैं और उन श्रृंखलाओं में वैलिन, ग्लूटामिन और ग्लूटामिक अम्ल ये आदि होते हैं, जिसके कारण ये उनके उपापचय क्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो ग्लूटामिन के बजाय वैलिन के अणु की प्रस्तुति होती है और ऐसे में हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है
और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या होता है कि ये जो रुद्राणु है, रुद्राणु का आकार बदल जाता है। जैसा कि HbA और HbS दो प्रकार की हीमोग्लोबिन HbA और HbS, और जब HbS जो होता है ये त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन है, ये त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन इसकी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होने के कारण इसको ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है, जिससे कि ये हसिया का रुद्राणु हो जाता है। अब इसमें क्या है, इसकी भी हम अगर ये ओवा मदर से तो कैपिटल A और S ये हो गया, और इसी तरह से कैपिटल A ये और S ये कैसे, ये जो है ये त्रुटिपूर्ण। अब इस तरह से ये स्पर्म है तो A और S, AS और SS, तो इस तरह से इनकी वर्षा गति हो जाती है, जिसमें क्या है कि जिसमें 2S जो है ये हाइब्रिड, ये और ये दो जो है AS जो है हाइब्रिड है, एक ही शुद्ध और ये शुद्ध, इस तरह से इसकी वर्षा गति हसिया का रुद्राणु की हो सकती है। इसमें HbS जो है त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इनको नहीं मिल पाती। अगला आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक रक्त दोष अनुवांशिक रोग है। रक्त दोष अनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, निरंतर कम हो जाती है। वैसे हम देखते हैं कि RBC, हम जानते भी हैं कि RBC का जीवन काल, RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का जीवन काल होता है, लेकिन थैलेसीमिया के रोगी का जीवन काल केवल 20 दिन का बचता है। क्यों? इसमें 20 दिन ही रह जाता है। इसके लिए थैलेसीमिया रोगी ऑटोसोम संलग्न अप्रभावी जीन से संबंधित होते हैं। ये जो ऑटोसोम्स होते हैं अप्रभावी जीन से होता है। ये दोष परिवर्तन या गुणसूत्रों में विलोपन के कारण हो जाता है, गुणसूत्र में कमी आ जाने के कारण या विलोपन के कारण होता है। थैलेसीमिया, जबकि थैलेसीमिया के जीन अप्रभावी होते हैं, अतः रोगी के बच्चों में आने संख्या तभी होती है जब माता व पिता विषम युग्मजी होते हैं। तो इस तरह से ये रोग हो जाता है, जिसमें रोगी को बार बार रुधिर आधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी RBC या हीमोग्लोबिन जल्दी ही खत्म हो जाता है और इसमें जो हीमोग्लोबिन है HbB इस प्रकार का होता है। तो इस तरह से इसके रोगी हो जाते हैं और एक थैलेसीमिया रोग आगे बढ़ता जाता है। बच्चों में बार बार रुधिर चढ़ाने की आवश्यकता होती है। यदि शादी से पहले तकनीक दोनों के रक्त की जांच कर ली जाए तो संभवतः है उससे बचा जा सकता है। अब आगे आते हैं फेनाइलकीटोन्यूरिया। फेनाइलकीटोन्यूरिया ये PKU रोग कहते हैं। इस रोग में फेनाइलएलैनिन और टायरोसिन नामक अम्ल में का उपापचय नहीं हो पा रहा है, जिससे
फिनाइल हाइड्रोक्लेज एंजाइम की कमी हो जाती है। उपापचय क्यों नहीं होता कि इसमें जो एंजाइम होता है इसके उपापचय के लिए फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्लेज जिसकी कमी के कारण फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है और मूत्र में निकलने लगता है। तो ये भी इसका पसीना बदबूदार हो जाता है, रक्त में एंजाइम की कमी हो जाती है। इस तरह से ये रोग लगभग 18,000 व्यक्तियों में से एक को हो जाता है। तो इस तरह से ये मेंडेलियन विकार की रोग रंजकहीनता, कैक्टोमीनिया, फिनाइल कार्बामाइड, हसिया कार्बोनाट और थैलेसीमिया तथा फिनाइल कीटोनीमिया, ये 6 रोग ऐसे हैं जो मेंडेलियन विकार के कारण होते हैं। अब इसी प्रकार से ये है गुणसूत्रीय या क्रोमोसोमल विषाक्त के कारण जो रोग हो जाते हैं, उनमें से 2 रोग प्रमुख हैं कि इनमें से इनकी संख्या में परिवर्तन आ जाता है, जैसे यूप्लाइडी और एरोप्लाइडी। यूप्लाइडी में क्या होता है कि उनकी संख्या 3L4L, अगर इनकी गुणसूत्रों की संख्या बदली हुई संख्या सदैव एक सेट रहता है, जिसमें जैसे कि त्रिगुण, चौगुण या बहुगुणिता, इस तरह से इसमें होता है। तो इसमें अर्धसूत्रण उनके कुछ उदाहरण थे। उनके उदाहरण हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में उत्तर क्या होता है कि इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, इस डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 हो जाए, 2 के बजाय 2n+1, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एकादश सूत्रता या ट्राइसोमिक हो जाते हैं, 2 की बजाय 3 ट्राइसोमिक हो जाते हैं। और इसमें एकादश सूत्रा होती है, रोगी की गर्दन मोटी हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है तथा उंगलियां और ये मुख खुला रहता है, आंखें तिरछी महंगी हो जाती है और इस तरह से ये मंगोलियन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये डाउन सिंड्रोम होते हैं। अब आ जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसे ये ज्यादातर स्त्रियों में होता है जिनमें लिंग गुणसूत्र में केवल एक X गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात एक मोनोसोमिक होते हैं और इसमें एक गुणसूत्र की कमी आ जाए, 2n-1 44 45, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है और इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें जननांगों का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता, अल्प विकसित होता है और ये मादाएं नपुंसक होती है। इस तरह से ये आ जाते हैं टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 XX और X और Y, ये भी ट्राइसोमिक या पॉलीसोमिक होते हैं। इसमें Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लगभग सामान्य पुरुष जैसा, लेकिन ये इसके अतिरिक्त उपस्थित वे वृषण अविकसित छोटे रह जाते, शुक्राणु भी नहीं बनते और ये अधिकांशतया नपुंसक होते हैं। इस तरह से इनमें स्त्रियों में स्तनों का विकास नहीं होता। इस तरह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले रोगी में यह ट्राइसोमिक 3 से अधिक की या पॉलीसोमिक भी हो सकते हैं। इसलिए अतिमादाएं या
होती है। आज इस तरह से ये होगा। अगला है बॉडीज। बॉडीज क्या है कि देखिए, बाथरूम में बिल्लियों की त्वचा और मुख गुहा के कोशिकाओं के केंद्र के पास एक छोटा सा अतिरिक्त केंद्र जैसा ही चिपका हुआ भाग देखा और उन्होंने इसे अवरोधित करके गहरे स्टेन के द्वारा अभिनंदित किया, जिसमें कि गहरा हुआ और एक केंद्रक में केंद्रिका के ही निकट न्यूक्लियस में एक टर्मिनल के द्वारा जुड़ा पाया गया। तो इस तरह से इसमें देखा कि दही कोशिकाओं में उपस्थित XX गुणसूत्र, X और X गुणसूत्र जो मादाओं में होता है, तो ये स्थित गुणसूत्र में एक गुणसूत्र निष्क्रियकरण से बनता है, अतः इसे लिंग क्रोमैटिन या एक्स क्रोमैटिन माना है और उन्होंने अपने खोजकर्ता के नाम पर इसे बॉर गाय या बॉर बॉडी के नाम से इसको जाना गया। अब इन पिंडों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का उपयोग गर्भावस्था में ही संतान के लिंग निर्धारण ज्ञान करने अथवा अनियमित लिंग गुणसूत्रों वाले व्यक्तियों में वास्तविक रूप से देखा गया कि बॉर बॉडीज ठीक। तो इस तरह से आज इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। बच्चों, इसको सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना